नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक कह सकते हैं कि एक पहेली है। एक तरफ हम सुनते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, विकास दर अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम बाजार को देखते हैं तो भारतीय रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, रोज़ नए लोज बना रहा है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? क्या हम कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नज़रअंदाज कर रहे हैं? और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम एक विश्लेषण की गहराई में उतरेंगे। इसका शीर्षक है टैरिफ का दबाव और कमजोर होता रुपया। हमारी कोशिश ये समझने की है कि इस सोच के मुताबिक रुपए की इस गिरावट के पीछे की असली कहानी क्या है। क्या ये सिर्फ बाजार का वो सामान्य उतार चढ़ाव है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ी और ज्यादा चिंताजनक वजह काम कर रही है? तो चलिए शुरू करते हैं और इसे थोड़ा खुलकर समझते हैं। तो इस विश्लेषण की जो सबसे पहली और कह सकते हैं चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये रुपए की गिरावट का दोष सीधे सीधे किसी अंदरूनी आर्थिक कमजोरी पर नहीं डालता, बल्कि ये इशारा करता है एक बाहरी खतरे की तरफ। और वो खतरा है अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने का डर। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। एक डर जो अभी हकीकत भी नहीं बना है, वो पूरी करेंसी को कैसे हिला सकता है? बिल्कुल। और यही इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये हमें बताता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स असल में काम कैसे करते हैं। बाजार जो है वो असलियत पर उतना रिएक्ट नहीं करता जितना भविष्य की आशंकाओं पर करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सिनेमा हॉल में किसी एक कोने से आग की झूठी अफवाह उड़े। अब आग लगी हो या न लगी हो, भगदड़ तो जरूर मच जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। अभी भारतीय बाजार में वही आग वाली अफवाह एक तरह से फैली हुई है। इस लेख का तर्क ये है कि निवेशकों को, खासतौर पर जो विदेशी निवेशक हैं, उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर अमेरिका ने सच में 50% टैरिफ लगा दिया तो भारत की कई बड़ी कंपनियों के लिए अमेरिका में अपना माल बेचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे उनकी कमाई गिरेगी, भारत का एक्सपोर्ट कम होगा और फिर पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और ये सिर्फ एक बार का डर नहीं है। विश्लेषण इस बात पर भी जोर देता है कि अमेरिका में जो नए कानून बन रहे हैं उनके चलते भविष्य में ये टैरिफ और भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, लगते भी हैं। तो उनका पूरा असर 2026-27 तक महसूस होगा, आज से कई साल बाद। तो फिर बाजार अभी से आज इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रहा है? ये कुछ ज्यादा ही बड़ी ओवर रिएक्शन नहीं लग रही? इस इमीडिएट पैनिक के पीछे की मैकेनिक्स क्या बताई गई हैं इस लेख में? एग्जैक्टली। और यहीं पर इस विश्लेषण का जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो सामने आता है। असल में यहाँ रुपया किसी आर्थिक बीमारी से नहीं, बल्कि भविष्य के डर की बीमारी से कमजोर हो रहा है। अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल शायद उतने खराब न हो, लेकिन बाजार का सेंटिमेंट जो माहौल है वो पूरी कहानी लिख रहा है। कह सकते हैं कि इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मैस्करेडिंग एज अ फाइनेंशियल वन। अच्छा। और इस डर की वजह से जो हो रहा है उसे कहते हैं कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल आउटफ्लो? हाँ, कैपिटल आउटफ्लो का सीधा सा मतलब है कि विदेशी निवेशक जिन्होंने भारत के शेयर बाजार में, बॉन्ड बाजार में या स्टार्टअप्स में अरबों डॉलर का निवेश किया है, वो अब अपना पैसा तेजी से निकालकर वापस अपने देश ले जा रहे हैं। अच्छा। देखिए, जब कोई निवेशक किसी देश में पैसा लगाता है तो वो वहां की तरक्की पर एक तरह से दांव लगा रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसे भविष्य में खतरा नजर आता है, जैसे ये टैरिफ, तो वो सबसे पहले अपना पैसा सुरक्षित निकालने की कोशिश करता है। और जब हजारों निवेशक एक साथ ऐसा करने लगते हैं तो वो भारतीय रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं। बिल्कुल, वो डॉलर खरीदते हैं। इससे बाजार में अचानक डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपए की वैल्यू गिर जाती है। तो ये जो कैपिटल आउटफ्लो है, क्या ये सोर्स इसे ही गिरावट का मुख्य इंजन मान रहा है? लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि ये सोर्स पूरी तरह से टैरिफ के डर को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। क्या हमारे अपने देश के अंदरूनी आर्थिक हालात जैसे महंगाई या सरकारी कर्ज, उसका इसमें कोई रोल नहीं है? या सोर्स ये कह रहा है कि वो सब अभी सेकेंडरी है? बहुत जरूरी सवाल है ये, और इस पर लेकर रुख बहुत साफ है। वो ये नहीं कह रहा कि भारत में कोई अंदरूनी समस्याएं हैं ही नहीं, बिल्कुल हैं। लेकिन उसका तर्क ये है कि पिछले एक महीने में जो ये तेज गिरावट आई है, उसका ट्रिगर पॉइंट वो ये टैरिफ का डर ही है। हो सकता है कि अंदरूनी समस्याएं पहले से मौजूद हों, लेकिन इस बाहरी खतरे ने उस आग में कह सकते हैं घी का काम किया है और निवेशकों के भरोसे को पूरी तरह से हिला दिया है। लेख के अनुसार ये आउटफ्लो तब तक नहीं रुकेगा जब तक भारत और अमेरिका के बीच कोई ठोस व्यापारिक समझौता नहीं हो जाता। जब तक ये अनिश्चितता खत्म नहीं हो जाती।
सही पकड़ा। जब तक ये अनिश्चितता खत्म नहीं होती। ओके, आई गेट द कैपिटल आउटफ्लो पार्ट। निवेशक डर कर पैसा निकाल रहे हैं, करेक्ट। बट दिस साउंड्स लाइक अ वन टाइम रिएक्शन। जो सोर्स कह रहा है वो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ डोमिनो इफेक्ट दैट फीड्स इटसेल्फ। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक वन टाइम रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल? हाँ, मतलब एक ऐसा चक्कर जो खुद को और बढ़ाता जाता है। और ये इस विश्लेषण का सबसे चिंताजनक हिस्सा है। देखिए ये चक्र काम कैसे करता है। पहला, टैरिफ के डर से रुपया थोड़ा गिरता है। ठीक है। दूसरा, गिरावट देखकर कुछ विदेशी निवेशक घबरा जाते हैं और अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। कैपिटल आउटफ्लो? हाँ, कैपिटल आउटफ्लो। और इस वजह से रुपया और ज्यादा गिरता है। अब रुपए को और गिरता देख जो निवेशक अब तक रुके हुए थे वो भी पैनिक करने लगते हैं। वो भी अपना पैसा निकाल लेते हैं। और इससे रुपया और भी तेजी से गिरता है। और ये चक्र चलता रहता है। एग्जैक्टली ये एक ढलान पर फिसलने जैसा है, जहां हर कदम आपको और तेजी से नीचे ले जाता है। इस चक्र को थोड़ा और आसान भाषा में समझना हो तो, मतलब एक आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक विदेशी निवेशक ने भारत में $100 का निवेश किया और उस समय $1 80 का था, यानी उसने 8,000 रुपए लगाए। ठीक है। वो उम्मीद कर रहा था कि उसे एक साल में 20% का रिटर्न मिलेगा, यानी उसके 8,000 रुपए बढ़कर 9600 रुपए हो जाएंगे। लेकिन इस बीच रुपए की गिरावट के इस विशेष साइकिल की वजह से $80 से बढ़कर 90 रुपए का हो गया। अरे! अब जब वो अपने 9600 रुपए को वापस डॉलर में बदलेगा तो उसे सिर्फ $106.6 मिलेंगे। अरे, मतलब उसका जो प्रॉफिट $20 का यानी 20% का होना चाहिए था, वो असल में सिर्फ $6.6, मतलब 6.6% ही रह गया। आधे से भी ज्यादा प्रॉफिट तो रुपए की गिरावट ही खा गई। एग्जैक्टली। और यही बात इस लेख में तकनीकी भाषा में कही गई है कि ऐसी स्थिति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रुपए के हिसाब से जरूरी कमाई बढ़ जाएगी। मतलब अब उसी 20% डॉलर रिटर्न के लिए निवेशक को रुपए में कहीं ज्यादा कमाना पड़ेगा, जो कंपनियों पर भारी दबाव डालता है। और जब उन्हें लगता है कि उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो कहते हैं इससे अच्छा है कि हम अपना पैसा यहाँ से निकाल ही लें। और जब वो अपने शेयर बेचकर पैसा निकालते हैं तो जैसा कि सोर्स कहता है, इसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है। सेंसेक्स और निफ्टी गिरने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है इसका असर सिर्फ दलाल स्ट्रीट या बड़े निवेशकों तक ही सीमित नहीं रहता होगा। जब रुपया इतना गिरता है तो इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर कैसे पड़ता है? निश्चित रूप से ये सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट की कहानी नहीं है। जब रुपया कमजोर होता है तो हर वो चीज महंगी आ जाती है जो हम बाहर से मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। जैसे कच्चा तेल। सबसे बड़ा उदाहरण है कच्चा तेल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है और उसका पेमेंट डॉलर में होता है। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि अब उसी एक बैरल तेल के लिए हमें ज्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे। नतीजा, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, उनकी चिप्स और यहाँ तक कि खाने का तेल, ये सब बाहर से आता है और सब कुछ महंगा हो जाता है। तो ये टैरिफ का डर जो वॉशिंगटन में शुरू हुआ, वो आखिरकार आम आदमी की जेब पर असर डालता है। वेट अ सेकंड, अगर ये चक्र इतना खतरनाक है तो आरबीआई कुछ कर क्यों नहीं रहा? हम सुनते हैं कि आरबीआई के पास मैसिव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, अरबों डॉलर्स। क्या ये रिजर्व्स ऐसी किसी स्थिति के लिए नहीं होते? व्हाई कांट दे जस्ट डिफेंड द रूपी मोर अग्रेसिवली? इस सोर्स के मुताबिक यहाँ क्या लिमिटेशन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सोर्सेस पर बहुत स्पष्ट है। उसके मुताबिक इस मामले में दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तरफ भारत के व्यापार वार्ताकार, मतलब ट्रेड नेगोशिएटर्स, ओके। और दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। हाँ। और लेख साफ कहता है कि इस समस्या का स्थायी समाधान आरबीआई के पास है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं। आरबीआई की भूमिका को समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। जी। मान लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था एक नाव है और इस टैरिफ विवाद की वजह से उसमें एक छेद हो गया है। और उस छेद से पानी यानी कैपिटल बाहर बह रहा है। आरबीआई क्या कर सकता है? वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर बेचकर उस छेद पर अपना हाथ रख सकता है। जब तक हाथ वहां है, पानी का बहाव धीमा हो जाएगा, नाव को डूबने से कुछ वक्त के लिए बचाया जा सकता है। लेकिन वो हमेशा के लिए अपना हाथ वहां नहीं रख सकता। बिल्कुल, क्योंकि उसके डॉलर के भंडार सीमित हैं और छेद तो अपनी जगह पर है ही। मतलब आरबीआई सिर्फ इस गिरावट के रफ्तार को धीमा कर सकता है, उसे रोक नहीं सकता। बिल्कुल। यह एक तरह से दर्द की दवा देने जैसा है, बीमारी का इलाज करने जैसा नहीं। आपने एकदम सही पकड़ा। लेख के शब्द हैं,
इस बीच आरबीआई सिर्फ रुपए की कीमत में गिरावट को थोड़ा कम कर सकता है। ये एक अस्थायी उपाय है। असली काम तो उस छेद को हमेशा के लिए बंद करना है, और सोर्स के मुताबिक वो काम सिर्फ भारत के ट्रेड नेगोशिएटर्स ही कर सकते हैं। अच्छा। उन्हें अमेरिका के साथ बैठकर जल्द से जल्द एक व्यापार समझौता करना होगा। जब तक बाजार को ये भरोसा नहीं हो जाता कि टैरिफ का खतरा टल गया है और व्यापार को लेकर स्थिरता आ गई है, तब तक निवेशक पैसा वापस लगाने से हिचकिचाएंगे। हाँ, और ये आउटफ्लो का दबाव बना रहेगा। समस्या की जड़ जो है वो व्यापार नीति में है, मौद्रिक नीति में नहीं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, हाँ। तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। हम्म, रुपए की जो ये हालिया गिरावट है, उसके पीछे कोई गहरी आर्थिक बीमारी नहीं, बल्कि भविष्य में लगने वाले टैरिफ का एक मनोवैज्ञानिक डर है। हाँ, और इस डर ने एक खतरनाक कैपिटल आउटफ्लो को जन्म दिया है, जहां विदेशी निवेशक अपना पैसा तेजी से बाहर निकाल रहे हैं। और ये आउटफ्लो एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल या दुष्चक्र बन गया है। बिल्कुल, जहां रुपए की गिरावट और आउटफ्लो को हवा देती है, और आउटफ्लो रुपए को और कमजोर करता है। इसका असर सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पेट्रोल, डीजल से लेकर मोबाइल फोन तक हर चीज को महंगा करके आम आदमी तक पहुंचता है। सही बात है। और जहां तक समाधान की बात है, इस विश्लेषण के अनुसार आरबीआई के पास सिर्फ अस्थायी उपाय हैं। वो गिरावट की रफ्तार कम कर सकता है, पर उसे रोक नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली और स्थायी समाधान वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता की मेज पर ही मिलेगा। जब तक भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं होता, बाजार में ये अनिश्चितता बनी रहेगी। यह पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये सोच पूरी तरह से अमेरिका और भारत के व्यापारिक संबंधों पर केंद्रित है। लेकिन जरा सोचिए, आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में अगर टैरिफ का ये डर और अनिश्चितता का माहौल भारत के दूसरे बड़े व्यापारिक भागीदारों जैसे यूरोप या चीन के साथ भी संबंधों को प्रभावित करने लगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर कितना व्यापक और गहरा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे विचार करना जरूरी है।